हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने इसी स्वस्थ भरी नोट के साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज फिर से हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं वीकली करंट अफेयर्स को लेकर के। जो हमारा आज का वीकली करंट अफेयर है ये इस वीक का 23 से लेकर के 29 तक के जितने भी रिसेंटली में जो भी घटनाएं घटी उनके बारे में कहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उसको हमने आज आपके सामने लेकर के आया है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे पुराने वीडियोस हेल्पफुल लग रहे होंगे। हमारा जो ये पहल है करंट अफेयर्स का, ये आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प कर रहा होगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इस करंट अफेयर्स और ये जान लेते हैं कि ये करंट अफेयर्स कहाँ कहाँ पर यूजफुल है। करंट अफेयर्स तो लगभग हर जगह यूजफुल है, लेकिन अगर एंट्रेंस के बेसिस पे देखें तो जहाँ सी यू सेट, बी एच यू, बी कॉम एंट्रेंस, बी ए, बी एस सी, डी यू, ए यू, जितनी भी मेजर्स यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब में करंट अफेयर्स जहाँ भी पूछा जाता होगा ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि करंट के क्वेश्चन जो भी होते हैं वो करंट घटनाएं एक होती हैं पर एग्ज़ाम कई तरह के होते हैं। तो वो घटनाएं एक होंगी और एग्ज़ाम कई तरह के होंगे तो क्वेश्चन तो लगभग मिलते जुलते ही आएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने आज के इस करंट अफेयर्स का। जो वीक का है, इस वीक का, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या घटनाएं इस वीक में घटी हैं। तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज ruled that daughter will have equal rights to their father's property even prior to the enactment of which Hindu Succession Act। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये इक्वल राइट्स का अधिनियम, मतलब अधिकार लाया। डॉटर्स को भी, मतलब पुत्रियों को भी अब प्रॉपर्टी में अधिकार दिया जाएगा। ये किस हिंदू सक्सेशन एक्ट पे बेसिस है? तो ये तो पहले इसका आंसर हम जान लेते हैं, फिर इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में कुछ डिटेल थोड़ा सा पढ़ेंगे कि क्या है। तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है हमारा 1956 के बेसिस पे है, ठीक है। तो 1956 के बेसिस पे, अब 1956 ही क्यों ऐसा लिया गया? तो ये 1956 के अनुसार हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट में ये बात लिखी गई है। मतलब कौन सी बात लिखी गई है 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट में? तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में ये बात लिखी गई है कि कोई भी संपत्ति पर किसका अधिकार होगा, ये अगर बात जाननी होगी तो ये बात हमारी जो हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 उसमें बताया गया है कि कौन उत्तराधिकारी होगा। किसी पिता के गुजर जाने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो 1956 के एक्ट में ये बताया गया है कि किसी पिता की मृत्यु होने के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी पे अधिकार होगा, तो अभी तक क्या था कि मतलब उसके बेटे का अधिकार होगा। मतलब उसके परिवार में जो बेटे हैं उनका उस प्रॉपर्टी पर अधिकार होगा, जो 1956 में बताया गया। पर कुछ समय बाद बीतते बीतते से आपको भी लग रहा होगा कि अभी तक, मतलब सुनने में ही हमेशा, मतलब सुनने में ही, व्यवहारिक में देखा जाए तो यही लगता है कि हाँ, पिता की प्रॉपर्टी पे सिर्फ बेटे का अधिकार है। ये 1956 ये बात अगर है तो 1956 के एक्ट में है। और इसमें कुछ संशोधन हुए, 2 बार संशोधन किए गए, और वो 2 बार संशोधन हुए हमारे ईयर 2005 में, 2005, 2005 में और 2020 में 2 बार इसमें संशोधन किए गए। तो 1956, पहली बात तो क्लियर हो गई होगी आपको कि 1956 में क्या चीज़ है, क्या मेंशन किया गया है। तो अब 2005 और 2020 में 1956 के एक्ट में 2 संशोधन किए गए, यानी अमेंडमेंट्स किए गए। वो अमेंडमेंट्स क्या थे इसके बारे में थोड़ा सा जान लें और देख लें कि क्या है 2005 और 2020 में। तो 2005 में ये संशोधन होता है कि 2005 में जो बेटियां हैं 2005 में अमेंडमेंट होके ये एक्ट आता है कि प्रॉपर्टी पर सिर्फ बेटों का अधिकार नहीं होगा, उसमें बेटियों का भी अधिकार होगा। ये बात अमेंडमेंट 2005 में होकर के आई। पर अब ये भी तो देखना होगा कि ये जो 2005 में अमेंडमेंट हुई तो डॉटर की बात आई प्रॉपर्टी पे, फिर ये इसी को देखते हुए 2020 में भी एक अमेंडमेंट किया गया इसी के बेसिस पे कि 2020 में कैसा अमेंडमेंट, ये भी वही था कि डॉटर की भी राइट है पिता के प्रॉपर्टी पर।
पर दोनों अमेंडमेंट्स आपको ये हमने बोला कि डॉटर के ही प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। पर एक चीज़ अगर आपने नोटिस किया कि ये बात तो डॉटर की प्रॉपर्टी का ही कर रहा है, पर जैसे अभी आपने देखा कि 1956 हमने बात किया, तो 1956 एक डेट, स्पेसिफिक डेट है कि 1956 के बाद से जितनी प्रॉपर्टी है वो बेटों में बट रही थी। पर 2005 में ऐसा क्या हुआ कि डॉटर्स में वो प्रॉपर्टी बंटने लगी। तो 2005 में ये हुआ कि 2005 में क्या था कि अब बेटियों में बंटने लगेगा, पर कब से बंटने लगेगा, कब से ये बात सामने आती है ना कि किस डेट के बाद से मतलब देखा जाएगा कि ये बेटियों में भी प्रॉपर्टी बंटने लगी। तो ये डेट आया था 9 सितंबर 2005 निकल करके आया था कि इसके बाद का जो होगा ना वो जितने भी केस आएंगे ये हमारे डॉटर्स के बीच में भी बटेंगे। पर 2020 में ये तो, अब 2005 ये कुछ नया नया सा लग रहा था। फिर 2020 में इसका अमेंडमेंट दोबारा होता है और 2020 में अमेंडमेंट होकर के क्या होता है कि इस डेट को, जो ये डेट है हमारा 9 सितंबर से हट करके ये चला जाता है कब, कि जब से ये रूल बना 1956 यानी 1956 का जो रूल आया हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये जो रूल आया इसका जो डेट था 1956 में जब ये आया, तब 2020 में जो हमारा अमेंडमेंट होकर के आया तो वो डेडलाइन लेता है कि 1956 के बाद से जितने मसले हैं, 1956 के बाद से जितने भी प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो वो डॉटर्स 1956 के बाद पर भी उनका अधिकार होगा, किनका, डॉटर्स का, अपने पिता के प्रॉपर्टी पर। ये इतनी बात क्लियर हुई कि 2005 और 2020 में क्या अमेंडमेंट हुए। तो अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि अगर क्या पिता की संपत्ति पर पुत्री का अधिकार है, उसकी बेटी का अधिकार है, तो आंसर होगा यस, अधिकार है। और ये कब शुरू हुआ, तो 2005 से शुरू हुआ और 2020 में। पर आज ये चर्चा में क्यों है, ये जान लेना चाहिए कि आज ये चर्चा में क्यों है। 2020 में तो ही ये तो क्लियर हो गया कि हाँ 1956 के बाद से जब ये कानून आया है उसके बाद से ही क्या है कि पुत्रियों में 1956 के बाद से जितना भी है प्रॉपर्टी वो बटेगा। पर आज चर्चा में क्यों आया ये जान लेना जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट का नाम मेंशन आपको दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा किया है, ये तो इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐसा फैसला ले लिया कि आज ये चर्चा में फिर से आ गया है कि जो प्रॉपर्टी है वो डॉटर्स के बीच में बटनी। ये तो 2020 में, पर आज चर्चा में क्यों है ये जान लेते हैं। ये इसका एक एक ऐसा कारण है कि ऐसे तो मानिए हवा हवाई में तो आएगा नहीं, कोई केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास तो उसने उस पर सुनवाई की। और वो केस था ये तमिलनाडु का, जहाँ पर एक पिता की मृत्यु हो जाती है ईयर 1949 में, 1949 में उस पिता की मृत्यु हो जाती है और उसके कोई बेटे नहीं हैं, सिर्फ एक बेटी है। और जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, उस बेटी के पिता की, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो मतलब उसके भाई, चचेरे भाइयों के बीच में बट जाती है। ऐसा आपने भी देखा होगा कि मतलब ऐसा पितरात्मक सत्तात्मक में क्या होता है कि मतलब प्रॉपर्टी जो है कि ऐसा होता है कि अगर पिता है, पिता का जो बेटा, अगर बेटा नहीं है बेटी है, तो क्या होता है कि उसके परिवार में जो है, या भाई का बेटा, भाई उसी पीढ़ी में मतलब चला जाता है। तो ऐसा आपने देखा भी होगा, आप एग्जाम्पल के तौर पे अपने आसपास में आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ देखी होगी। तो ये ऐसा ही केस था कि मतलब उस बेटी का जो पिता था 1949 में मर जाता है। फिर उसके दो बेटे होते हैं, मतलब उसके जो बेटे होते हैं, उस लड़की, उस पिता की जो बेटी थी उसके दो लड़के हैं। और ये जो दो लड़के हैं ये पहुंचते हैं पहले तो सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट ने क्या निर्णय सुना, सिविल कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि नहीं, जो 1956 का हमारा डेट है उसी डेडलाइन के बाद का जो भी है प्रॉपर्टी के उसको हम देखेंगे। परंतु ये केस 1949 का था, कुछ टाइम पहले का। तो वहाँ से उनको मतलब ऐसे भगा दिया जाता है कि मतलब नहीं, ये 1949 के बाहर का है। फिर वो सुप्रीम, मतलब ऐसे करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और वहाँ पर जब ये अपना लेकर के पहुंचते हैं केस, तो वहाँ पर दो जजेस की बेंच बैठती है और वो इस बात को बताती, मतलब एक्सेप्ट करती है कि हाँ वो केस लड़ेंगे। फिर ये केस लड़ने के बाद क्या होता है कि वो पुरानी चीज़ों को, पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि कहाँ से ये 1956 का बात निकल के आया कि मतलब उसमें प्रॉपर्टी का अधिकार सिर्फ बेटों का होगा। ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं वो। तो एक आता है उसमें, जैसे मनुस्मृति है, उसी तरह से एक मिताक्ष करके, मिताक्ष जो है
उसमें मिताक्ष जिसके बेसिस पे क्या हुआ था, मिताक्ष के ही बेसिस पे 1956 का जो रूल बना, ये मिताक्ष करके जो है, मिताक्ष, इसके बेसिस पे ही 1956 का बना, प्रॉपर्टी की बात की गई। तो इसको देखते हैं, फिर कई सारे हिस्ट्री को वो पढ़ते हैं जी, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने ये फैसला सुनाया, वो पुरानी सारी चीज़ों को, हिस्ट्री को पढ़ के देखते हैं कि कहाँ पर ये बात, क्या पहले भी ऐसा कहीं मेंशन है कि बेटियों को उनका अधिकार प्रॉपर्टी में था, ऐसा चीज, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तब उन्होंने एक मतलब निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हाँ, ये बात लिखी गई है, कहीं ना कहीं पहले ये बात थी कि हाँ, प्रॉपर्टी की जो बात है वो बेटियों में भी बंटनी चाहिए। पर अब बात इस पर हम करते हैं कि ये 1949 का मसला था, लेकर के पहुंचे थे ये लोग, 1949 का ये मसला लेके पहुंचे थे। तो क्या 1949 का ये मसला जो लेकर पहुंचा पहुंचा इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या ये कुछ उनके लिए फायदे हुआ? तो फायदा हुआ, तभी आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है। तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ये सुनाती है कि जो बेटियों का अधिकार प्रॉपर्टी की करते हैं, वो अब 1956 से लेकर के नहीं, अब वो डेट कर दिया उन्होंने कि आज़ादी के बाद से जो भी ऐसी मसले हैं, जो भी ऐसे हैं प्रॉपर्टी को लेकर के बेटियों को, वो अब कौन से डेट को लेकर के चलेंगे? तो जो भी आज़ादी के बाद से, मतलब 1947 के बाद से का जो भी केस होगा वो इसके अंदर आएगा, मतलब अब डॉटर्स में भी बढ़ जाएगा। परंतु अब आप अभी तक तो आपने ये सुनने में आता था कि मतलब भाई भाई के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर के लड़ाई हो रही है। अब आपको ये भी देखने को मिलेगा भाई बहन के बीच में, कई लोगों के, अब ये क्वेश्चन पढ़ते ही कई लोगों के दिमाग में ये तो आ ही गया हो कि अब तो भाई बहन के बीच में भी प्रॉपर्टी की बात होगी। तो ये तो धारणा अब बन ही जाएगा सबके माइंड में कि, पर ऐसा इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अब देखिए, वसीयतनामा लिखी जाती है। एक वसीयतनामा क्या होता है कि अगर आपके पिता आप मरने से पहले एक वसीयत लिख दें कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारे हमारे जाने के बाद हमारे बेटों में ही बंटनी चाहिए, और तब तब तो मतलब आपको वो जो उनके मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी है वो आप में बटेगी, आपकी बहन के बीच नहीं बटेगी। पर अगर उनके मरने के बाद अगर उन्होंने वसीयतनामा नहीं लिखा, तब क्या है कि मतलब वो प्रॉपर्टी इक्वल पार्ट्स में भाई बहन जितने भी हैं उनके बीच में वो बट जाएगा। ठीक है, तो ये रहा ये क्वेश्चन आपके सामने। और इसमें एक चीज़ और है कि मतलब ये भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या मतलब वो अगर जो प्रॉपर्टी आपके बहन के बीच या मतलब डॉटर्स के बीच जाती है, पुत्रियों के बीच जाती है, तो क्या वो उनकी फैमिली, शादी होने के बाद उनकी फैमिली में ही वो चलेगा प्रॉपर्टी का? तो ऐसा नहीं है, वो बेटी जब तक है तब तक वो प्रॉपर्टी उसके पास है, उसके मरने के बाद उसके ससुराल पक्ष में नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट था, मतलब एक तरह से नॉलेज रखने के लायक क्वेश्चन था ये। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी जो एक्सप्लेनेशन का थोड़ा सा ये हमने आपके सामने रखा, ये आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहा होगा। जैसा भी अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कहता है। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं तो देखते हैं, रिसेंटली विच कंट्रीज सीनेटर्स हैज वोट टू बैन हिजाब इन स्पोर्ट्स कंपटीशन। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन में ना एक चीज़ आपको देखना होगा, सीनेटर्स क्या होते हैं। सीनेटर्स के बारे में थोड़ी जान लें। सीनेटर्स क्या है, जैसे आपने यहाँ सांसद है, उसी तरीके से कौन सा पूछा है क्वेश्चन में, कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सा ऐसा कंट्री है, कौन सा ऐसा देश है जो हाल ही में चर्चा है कि उन्होंने वोट दिया है, वोट किया किस चीज़ को लेकर कि खेल में क्या होना चाहिए, हिजाब को बैन कर देना चाहिए। तो सीनेटर्स वही होते हैं, सांसद जो होते हैं हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ सांसद बोलते हैं, तो वहाँ पर उस देश में सीनेटर्स बोलते हैं। तो वो देश कौन सा है? फ्रांस, यूएसए, रशिया और नन ऑफ द एबव। वैसे कौन सा वो देश है जो हिजाब को लेकर के बैन करने की बात कर रहा है खेल में? तो वो फ्रांस है। और फ्रांस के बारे में देख लें क्यों फ्रांस ऐसा कह रहा है, क्या है। ऐसा है कि 2024 में फ्रांस में 2024 में फ्रांस में क्या होने वाला है, कुछ अगर आपको मालूम हो तो 2024 में फ्रांस में होने वाले हैं ओलंपिक होने वाले हैं। ओलंपिक 2024 में होने वाले हैं। अब ये चीज़ फ्रांस के लिए मुश्किल बढ़ सकती है कि मतलब कई चीज़ों का सामना भी कर सकता है, मतलब कई क्रिटिकल भी उसको क्रिटिलाइज भी किया जा सकता है।
कि 2024 में ओलंपिक होने वाले हैं और वहाँ पर क्या मुस्लिमों को बैन करने की, मतलब मुस्लिम लोग ही हिजाब अधिकतर करते हैं, तो वो उनको रोका जा रहा है क्या खेल में खेलने के लिए, ओलंपिक को देख करके ऐसा कुछ फैसला लिया जा रहा है। ये फ्रांस में वोट किया गया कि हिजाब को स्पोर्ट में बैन कर दिया जाए, क्योंकि अब फ्रांस, जैसे कि आपको भी मालूम है, फ्रांस एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री तो मतलब अब वो दो सेकुलर कंट्री में पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। तो वो सेकुलर कंट्री फ्रांस में अब ओलंपिक को देखते हुए क्या, अब उसके ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, तो इसको देखते हैं कि 2024 को ओलंपिक को लेकर के, जैसे उन्होंने हिजाब को बैन करने की बात अभी हाल ही में एक चर्चा में यहाँ भी था इंडिया में, कि किसी कॉलेज कॉलेज में छः छह स्टूडेंट्स को हिजाब पहन पहन करके क्लासरूम में एंट्री नहीं दिया गया। और वो ये हवाला दे रहे थे कि ये ड्रेस कोड में नहीं है, ये स्कूल के ड्रेस कोड में नहीं है, कॉलेज के स्कूल कोड में नहीं है। तो इस वजह से ये हिजाब का जो है, ये हिजाब बाहर ही निकाल कर आना होगा कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में। हाल ही में चर्चा, ये भी अपने इंडिया के अंदर की बात है, ये हाल ही में चर्चा में था। सेम इसी तरह का आपको देखने को, जो एक दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दूसरा भी ऐसे ही देखने को मिल रहा है कि जो हिजाब को लेकर के फ्रांस में भी कुछ सुगबुगाहट उत्पन्न हुई है कि इसको बैन कर दिया जाए स्पोर्ट्स में, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि स्पोर्ट्स में ये जो कोड, यूनिफॉर्म कोड होता है, वो यूनिफॉर्म कोड के अंदर ये हिजाब नहीं आता है। यही चीज़ इंडिया में भी देखी गई कि इंडिया में जो मतलब बच्चियों को रोका गया था हिजाब पहन करके स्कूल में एंट्री नहीं दे रही थी, जो वो कॉलेज थी या स्कूल थी, वो एंट्री नहीं दे रही थी, तो वो भी यही रीज़न दिया गया था कि मतलब ये स्कूल या कॉलेज के यूनिफॉर्म कोड में नहीं है। जो जहाँ का रूल, जैसे स्कूल्स में क्या होता है, स्कूल्स में यूनिफॉर्म होते हैं ना, तो यूनिफॉर्म में कहीं आपको ये मेंशन नहीं है कि मतलब आप हिजाब पहन के आएंगे। परंतु आपको अगर ये देखने को मिले, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स में ये बात की जाती है कि धर्म, फ्रीडम टू रिलीजन, रिलीजन की बात, तो यहाँ से बहुत सारे मतभेद पैदा होंगे। तो हम उतना डिटेल में आपसे नहीं चर्चा करेंगे, ये तो बहुत डिटेल हो जाएगा अगर इस पे बात करते हैं। तो बस इतना जानिए कि किस देश में हिजाब को लेकर के बैन करने की बात की गई, तो फ्रांस में। और दूसरी चीज़, 2024 में ओलंपिक कहाँ होने वाला है, तो वो दूसरी चीज़, ओलंपिक होने वाले हैं फ्रांस में। तो अब इसके बारे में और भी कुछ खबर आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व विच डेट एज पराक्रम दिवस टू कॉमरेड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इंडिया की गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है क्या, किस दिन को अब वो पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो वो किस दिन को, आपके सामने ये एक चीज मेंशन तो वही आपको दिख रहा होगा कि ये बर्थ एनिवर्सरी किसकी किसकी बात करें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी कब थी, ये हमने आपको पढ़ाया है और बताया भी था पिछले वाले करंट के क्वेश्चन में। तो वो थी 23 जनवरी को। अब 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, ये अनाउंसमेंट कर दी गई है 23 जनवरी को, किसके बर्थ एनिवर्सरी पे, तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थ एनिवर्सरी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड। हाल ही में कौन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड का अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है सुष्मिता सेन। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसके बारे में बस इतना याद रखिए कि कौन सा अवार्ड दिया गया, तो वो था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड। किसको दिया गया, तो सुष्मिता सेन को दिया गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट है रिसेंटली सेलिब्रेटेड 44th कोक ब्रोक डे। कौन सा देश, सॉरी देश करें, स्टेट, कौन सा राज्य हाल ही में वो अपना 44वां कॉक ब्रोक डे सेलिब्रेट किया, तो वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा में 44वां कॉक ब्रोक डे सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, और ये हमेशा 19 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली साइंटिस्ट हैव नेम्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ विच ऑर्गेनिज्म आफ्टर ग्रेट थनबर्ग। एक चीज देखिए, ग्रेट थनबर्ग एक जिला का भी, एक लेडीज का भी नाम ग्रेट थनबर्ग है। उन्हीं के नेम पर किस स्पीसीज का नाम रखा गया, साइंटिफिक नेम किस स्पीसीज का रखा गया ग्रेट थनबर्ग, तो वो है रेन फ्रॉग।
जुरेन फ्रॉग है, इसका नेम इसका नेम ग्रेट थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु हैज रिसेंटली रिलीज्ड इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स फॉर 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पर हाल ही में कहाँ पर ये रिलीज किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट गुड इंडेक्स को रिलीज किया गया, जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर की, वो कहाँ पर किसके द्वारा, मतलब किसके द्वारा कौन रिलीज किया है। वो तो कहाँ पर की बात हो गई, तो जम्मू कश्मीर में रिलीज किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो किसके द्वारा, तो अमित शाह के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया है। क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। हु हैज बीन गिवन द नेताजी अवार्ड 2022, ये सॉरी ये 2022 है, 2022। हु हैज बीन गिवन द नेताजी अवार्ड 2022 रिसेंटली। किसे ये दिया गया है नेताजी अवार्ड 2022 का, तो ये दिया गया है किसको, ये दिया गया है शिंजो आबे को। शिंजो आबे को ये नेताजी अवार्ड से सम्मानित किया गया 2022 का। और नाइन्थ क्वेश्चन हमारा क्या देखते हैं। हु हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ सैयद मोदी बैडमिंटन 2022। तो ये हमारा कौन जीता है, हमारे यहाँ की प्लेयर जो है ये जीती हैं पीवी सिंधु। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा आपको क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, पर ठीक है। 10th क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई, का फुल फॉर्म है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021। क्या रैंक रहा इंडिया का करप्शन में, भ्रष्टाचार के मामले में इंडिया का क्या इंडेक्स है वो देख लें, तो वो है 85th, जो कि 85th नंबर का ये इसका करप्शन में इंडेक्स है। अगर देखा जाए तो ये 100 में से 40 नंबर गेन किया, ये 100 में से 40 नंबर पाया, जो कि पिछले बार भी ये 40 नंबर ही स्कोर किया था। पिछले बार भी 40 ही स्कोर किया था। स्कोर के मामले में देखा जाए तो पिछले बार भी मतलब 2020 में भी 40 नंबर ही स्कोर किया था। और अगर स्थिति की बात की जाए, क्या करप्शन के मामले में हमारा जो भारत है वो क्या सुधरा है, कोई उसका रैंक मतलब नीचे गिरा या ऊपर गिरा, तो सिर्फ एक रैंक से ऊपर उठा, यानी पिछली बार 86 था 2020 में, 2020 में ये था 86 नंबर पे, और 86 नंबर पे, परंतु इस बार हो गया है 85। पर स्कोर की अगर बात करें तो पिछले बार भी 40 था, इस बार भी 40 ही है। स्कोर में कोई परिवर्तन नहीं है, परंतु इसके रैंकिंग में परिवर्तन एक का है। और सबसे बेहतर अगर बात करें तो 2000 मतलब हुआ था अप्रॉक्स, हमको लग रहा है कि 2015 के अप्रॉक्स में हुआ था। बेहतर मतलब सुधरा हुआ था थोड़ा, पर एक रैंक से ऊपर नीचे है। और अगर इसी में बात करें कि टॉप किसने किया, मतलब किसके यहाँ पर करप्शन बहुत ही कम है, मतलब तो वो है डेनमार्क। डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, ये जो कंट्रीज हैं ये इनके यहाँ पर करप्शन का जो रेशियो है वो थोड़ा कम है। थोड़ा कम क्या मतलब, इन्होंने ही टॉप किया है तो इनके यहाँ पे इन्हीं को बेस्ट माना जाएगा। और इनका स्कोर रहा है मतलब वही 100 आउट ऑफ 88, 88 रहा है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट थे आपके सामने हमने रखा, इसको ध्यान रखिएगा। फिर अगर ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है ये सीपीआई, तो सीपीआई एक चीज़ याद रखिएगा, सीपीआई किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है एक, उसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा क्या किया जाता है, इसको रिलीज किया जाता है। ठीक है, और इसी में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और देख लें, अगर अच्छे देश को देख लिए तो इसमें बॉटम में कौन रहा, तो बॉटम में रहा नॉर्थ कोरिया और सोमालिया। ये जो दो दो देश हैं ये सबसे बेकार, मतलब इनके यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में मतलब सबसे बॉटम में रहे सोमालिया और नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो विच टाइगर रिजर्व हैज ऑन TX2 अवार्ड रिसेंटली, तो ये है सत्यमन गलम टाइगर रिजर्व जो है ये जीता है किसने, ये जीता है TX2 अवार्ड। ठीक है, 11th नंबर। ये कहाँ पे है, तो ये है, इसको जान लीजिए, ये है तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में है। स्थित कहाँ पे है, तमिलनाडु में।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इंटरनेशनल कस्टम्स डे आईसीडी इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। ये इंटरनेशनल कस्टम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आईसीडी नेशनल कस्टम डे को भी 26 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, उसी दिन, मतलब ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि 26 जनवरी को सब लोग याद रखते हैं कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, पर उसी ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, क्योंकि 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डे सेलिब्रेट किया जाता है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। हु इज द फर्स्ट वुमेन राइफल पायलट ऑफ इंडिया। ये राफेल को उड़ाने वाली सबसे पहली महिला कौन बनी? तो शिवांगी सिंह, जो बिहार की रहने वाली है, ये पायलट मतलब उड़ाई है राफेल को। ये पहली महिला है जो राफेल को इन्होंने उड़ाया, शिवांगी सिंह। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच स्टेट हैज गॉट द फर्स्ट साइंटिफिक बर्ड एटलस रिसेंटली। तो ये किसने पाया? तो ये पाया केरला। केरला के अंदर मतलब एक एटलस डेवलप किया गया जहाँ पर बहुत सारे साइंटिफिक बर्ड को उस एटलस के थ्रू देखने को मिल जाएगा, मतलब उनके साइंटिफिक नेम और भी जो सारी चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड। तो वो पहला कहाँ पे, किस स्टेट में? तो वो हुआ है एटलस रिसेंटली किस कहाँ पे रिलीज किया गया? तो वो केरला में। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ तुर्की। ये तो भैया आपको थोड़ा सा चौंकाने वाला क्वेश्चन हो सकता है कि क्या नया नेम तुर्की का क्या हो सकता है? तुर्की का नया नेम तो तुर्की ही है, पर ऐसा नहीं है। हाल ही में तुर्की का नेम चेंज करने का बात किया गया, तो वो नया नेम होने जा रहा है तुर्के। तुर्के, तो नया नेम तुर्की का क्या होने जा रहा है? तुर्की। इसका कुछ ना, इसके बारे में थोड़ा सा आपको कुछ चर्चा करते हैं इसके बारे में, क्यों ऐसा होने जा रहा है। तो तुर्की का क्या है कि ऐसा एक टर्की, टर्की मतलब टर्की एक पक्षी का भी नाम है। अगर आप सर्च करेंगे तो सर्च में टर्की में पक्षी दिखा देता है। फिर इसका मतलब अगर ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो इसमें फेलियर दिखा देता है कि ये फेलियर एक तरह से वो एक चीज़ है जहाँ पे स्किल की बात या मतलब फेलियर की बात की जाती है, तो निगेटिव एक तरह से इफेक्ट डालता है। तो अब इसका तुर्की टर्की का जो मतलब देखने पे कुछ अलग दिख रहा है, इस वजह से वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने तुर्की का नाम चेंज करके तुर्की करने का फैसला लिया है। और वहाँ पर कई जगह चेंज भी हो गया है, कई न्यूज़पेपर में। फिर जो होती है एम्बेसी, वहाँ की एम्बेसी में भी नेम चेंज कर दिया गया। तो इस कारण फिर विच टीम हैज वॉन द 9th वुमेन्स नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 रिसेंटली। हाल ही में कौन सी टीम 9th वुमेन मतलब कौन सी आइस आइस हॉकी चैंपियनशिप नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 की जीती है? तो वो टीम थी कौन? लद्दाख। लद्दाख की जो टीम थी वो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 जीत गई है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेशनल वोटर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। हमको उम्मीद है कि आपको ये तो सबको मालूम होगा कि वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। 25 तो इस वजह से 25 जनवरी को वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका एक चीज और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने की तरफ ये चीज देख लीजिए कि इसका मनाया जाता है, पर इसका थीम भी पूछ लेता है ना एक बार। थीम क्या था इस बार का? तो थीम इस बार का क्या था? थीम इस बार का था मेकिंग मेकिंग इलेक्शन मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव इंक्लूसिव सॉरी इंक्लूसिव के बाद एक्सेसिबल। एक्सेसिबल थीम इस बार का क्या था? मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव एक्सेसिबल, ये थीम था इस बार का। और 25 जनवरी 1950 को उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो अब इसमें कुछ जान लेते हैं। फर्स्ट फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे आज़ादी के बाद के? तो वो थे सुकुमार सेन, ये याद रखने की चीज़ है। फिर करंट में कौन है? तो सुशील चंद्रा करंट में कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुशील चंद्रा। और पहले कौन थे? तो पहले सुकुमार सेन, आज़ादी के बाद के। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे और इसको ऐसे बता दिया हमने, छोटे मोटे याद रखिएगा इन्हीं के साथ में जोड़ के। रिसेंटली हु हैज डेवलप द ओमिक्रॉन टेस्ट किट नेम्ड ओम। ये डेवलप किया है किसने?
ये डेवलप किया है CDRI ने। अगर इसका CDRI का फुल फॉर्म देखा तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल सेंट्रल ड्रग ड्रग रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये था क्या? ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ओमिक्रॉन किट, मतलब 2 घंटे के अंदर आपको ये किट के द्वारा आपको मालूम चल जाएगा कि ओमिक्रॉन है या नहीं है। और इसकी प्राइसेस की बात, अगर प्राइसेस की बात चल रही थी तो प्राइसेस आई थिंक 150 रुपये में ये किट देने की बात की जा रही है। और ये यूपी में ही, लखनऊ के यूपी का जो लखनऊ है वहाँ पर ही इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओलंपियन नीरज चोपड़ा हैज बीन अवार्डेड विथ वीच, ये स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा, ये विथ वीच मेडल रिसेंटली। तो ये परम विशिष्ट सेवा मेडल से इन्हें सम्मानित किया गया, ओलंपियन नीरज चोपड़ा, ये दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये याद रखने की चीज़ है, उसको बस एज ए फैक्ट याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंट्रल विल बी द सेट अप इन विच स्टेट। इंडिया का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया, किस राज्य में? ये भी कहाँ पे स्थापित किया है? तो ये भी है आपका केरला। फिर 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। ऑन विच डे इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे इज ऑब्जर्व। ये तो सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो ये तो 27 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया है। पर क्यों? क्योंकि जो हिटलर था हमारा, वो जो हिटलर था हमारा, नहीं कहना चाहिए, हिटलर जो था वो हिटलर जो यहूदी लोग थे उनको ऐसे 60 मिलियन लोगों को जो उसने मरवाया था। एक तरह मतलब बहुत ही बुरी स्थिति, बहुत ही बुरी स्थिति के अंदर उस डे को काउंट किया जाता है। बहुत मतलब इतना नरसंहार किया गया। वो अपना स्थापित करने के लिए, राज स्थापित करने के लिए, मतलब अपने शासन स्थापित करने के लिए उसने 60 मिलियन लोगों को मार दिया था। उसी की याद में इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? तो 27 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, रिसेंटली अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड अ न्यू ऐप कॉल्ड डिजिटल पेमेंट। किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है लोकसभा सेक्रेटरीट के द्वारा। मतलब इस पर लोकसभा से जो वहाँ के सांसद हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा वहाँ के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच गवर्नमेंट हैज रिसेंटली क्रिएटेड 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिएगा इसको कि कहाँ, किस स्टेट की गवर्नमेंट ने हाल ही में 13 नई डिस्ट्रिक्ट बनाई हैं। तो 13 नई डिस्ट्रिक्ट कौन सी स्टेट बनाई है? तो वो बनाई है आंध्र प्रदेश। पहले कितनी थी? पहले थी 13, पहले थी, अब इसको 13 और बना दिया, तो टोटल कितनी हो गई? 26 डिस्ट्रिक्ट अब हो गई कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। हु एडेड, ये एडेड है, हु एडेड द नॉर्डिक किलकर बोट्स टू इट्स हेरिटेज लिस्ट। तो हेरिटेज लिस्ट में ऐड करने का काम किसका होता है? यूनेस्को का। तो किसको ऐड किया हेरिटेज लिस्ट में? तो ये याद रखिएगा, किलकर बोट्स जो है उसको रखा गया किसके अंदर? हेरिटेज लिस्ट में, यूनेस्को के द्वारा रखा गया। एक बोट है किलकर बोट, उसका पिक्चर एक बार आप गूगल करके देखिएगा। किलकर बोट्स हम लाए तो नहीं है, तो आप एक बार सर्च करके देखिएगा किलकर बोट्स कैसा होता है। उसको हेरिटेज लिस्ट में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज के इस वीक का। हु हैज बिकम्स अ न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसे नया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया गया है। तो वो है वी अनातन नागेश्वरन। ये हमारे क्या है? ये हमारे नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाए गए हैं। ठीक है, तो आज इस वीक का जितने क्वेश्चन थे ये आपके सामने हमने रख दिया। अब चलिए हम कुछ ना थोड़ा सा आपको एक फैक्ट की बात, जैसे अभी हमने क्वेश्चन लेके आया था कि मतलब कुछ रैंकिंग के बारे में ना, वो करप्शन वाला, तो कुछ और रैंकिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि अगर आपसे पूछ ले कि ग्लोबल ग्लोबल डे, ग्लोबल ड्रग ग्लोबल ड्रग कुछ इंडेक्स जो निकली है उसके बारे में देख लेते हैं। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, ये कितने नंबर पे भारत इसमें आया था? तो इसमें आया था 2021 का जो है ये 2021 का। इसमें भारत कितने नंबर पे आया था? तो 18th पे आया था। फिर और देखा जाए इसमें क्लाइमेट चेंज की अगर बात की जाए तो क्लाइमेट चेंज में कितने नंबर पे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात की जाए, परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात की जाए तो ये आया था 2022 में, 2022 की बात है, ये 2022 की, ये आया था 10th नंबर पे। ठीक है, ये कुछ इंडेक्स एज ए फैक्ट आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे कि आज के क्वेश्चन में करप्शन वाला था, तो ऐसे इसको भी याद रखिएगा। फिर 2021 में ग्लोबल 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 ब्राइबरी रिस्क रैंकिंग 82 पे आई थी। फिर वर्क टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में जो आई थी, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जो आई थी वर्ल्ड, भैया ये हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी हो रखी है, फिर भी आज टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 की, वर्ल्ड वर्ल्ड टैलेंट वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रैंकिंग रिपोर्ट 2021, रिपोर्ट 2021 किसने कितने, ये वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 की जो आई थी, ये 56 पे थी। और इसी तरीके से ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 की 66 नंबर पे थी। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जो हमने कराया था ये क्वेश्चन, ये 83 पे रैंक पे रही थी। ये कुछ इंडेक्स थे जो आपसे हमने एज ए फैक्ट डिस्कस कर लिया। ऐसे ही कुछ फैक्ट लेकर के हम आएंगे जो क्वेश्चंस के लास्ट में डिस्कस करेंगे, मतलब थोड़ा सा फैक्ट आपको देंगे कि ये चीज़ें भी आपको याद रहें। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये जो भी आज का क्वेश्चन रहा वो अच्छा लगा होगा और आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा ये। तो आज का बस यही। तो अगर आपको हमारी कोर्सेस BHU BCom एंट्रेंस को लेकर के शुरू हो गई हैं, अगर हमारे कोर्स में ज्वाइन होना है आपको, जो कोर्सेस स्टार्ट हो चुकी हैं, अगर आपको हमारे कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप सारी क्वेरी ले सकती हैं कि कोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं, कल क्लासेस कैसे चल रही है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा करंट है, मिलते हैं आपको अगले वीक में फिर से इसी इसी आप ऊर्जा के साथ। हमारे में थोड़ी ऊर्जा की कमी जरूर रही होगी क्योंकि थोड़ी सी, मिलते हैं आपसे अगले वीक में, और इसी नोट के साथ आप मस्ती भरी नोट के साथ खूब मस्त होकर के पढ़ते रहिए, और घर में परिवार में सबका ध्यान रखते रहिए, और साथ में अपना भी। तो थैंक यू।